थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं ताकि आपको क्लियर कट समझ में आए। ठीक है, देखिए तो पहला कोई बच्चा जो है वह है ना एडमिशन लेगा तो ऑब्वियसली वो 3 साल की एज में है ना 3 इयर्स की एज में जो है वह एडमिशन लेगा। ठीक है, तो हमारा जो है पहला तो एजुकेशन को है वो मुख्य रूप से 3-4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है फाउंडेशनल स्टेज, दूसरा है प्रिपरेटरी स्टेज, तीसरा है मिडिल स्टेज और चौथा है सेकेंडरी स्टेज। क्लियर है, बात समझ में आ गया। पहले चीज़ को गौर करिए, तो इसमें जो है पहला जो प्रिपरेटरी स्टेज है ना, वह सॉरी फाउंडेशनल स्टेज है वह कितने साल के लिए है? 5 साल के लिए। प्रिपरेटरी स्टेज 3 साल के लिए है। मिडिल इसके इस स्टेज में अगेन 3 साल के लिए और सेकेंडरी स्टेज 4 साल के लिए। तो इसी को जो है क्या कहा गया है? 5+3+3+4। समझ में आ गया? तो इसी को 5+3+3+4 कहा गया है। अब जरा समझते हैं कि ये 5 साल जो है बच्चा अगर एडमिशन लेने के बाद ये 5 साल जो है फाउंडेशनल स्टेज में करेगा क्या, है ना, कौन कौन से क्लास में रहेगा। फिर प्रिपरेटरी स्टेज में वो 3 साल बच्चा क्या करेगा। ठीक है, उसके बाद जो है मिडिल इसके स्टेज में 3 साल क्या करेगा और सेकेंडरी स्टेज में जो है 4 साल करेगा क्या, इस पर समझते हैं। चलिए एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो पहला चीज़ क्या है कि 5 साल जो है बच्चा 3 साल के एज में एडमिशन लिया तो 3 से लेके 8, अगर 3 में 5 जोड़िएगा अगर, है ना, 3+5 तो क्या आ जाता है 8। तो इस तरह से 3 से लेके 8 साल तक एज इसमें आएगा, जिसमें कि 3 साल जो है वह किस में आएगा? प्री स्कूल से लेके क्लास 2 तक। प्री स्कूल से क्लास 2 तक जो है वह क्या है? 3 साल आपको आएगा। अब प्री स्कूल में जो है वह क्या क्या आएगा? नर्सरी, LKG और UKG, है ना, ये जो है वह कंपलसरी कर दिया गया है। तो नर्सरी, LKG और UKG जो है ये 3 साल आपको जो है लग गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री प्राइमरी के बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्री प्राइमरी, प्राइमरी से पहले का। तो 3 साल इधर चला गया और बाकी क्लास 1 एंड 2, क्लास 1 एंड 2 इधर 2 साल। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आया होगा। अगर ये बात आपको समझ में आया होगा तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से यहाँ पे क्या किया, टोटली फाउंडेशनल स्टेज में 5 साल, जिसमें से 3 साल गया हमारा प्री प्राइमरी में, जिसमें कि नर्सरी, LKG और UKG। अच्छा, इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है ना। ये जो है जैसे हमारा जो गांव देहात में है उसमें हमारा आंगनबाड़ी, है ना, क्या नाम है? आंगनबाड़ी। इस तरह से आंगनबाड़ी है या फिर और अलग अलग नामों से यहाँ पे आपको जाना जाएगा। ठीक है, और तो यहाँ पे नर्सरी, LKG, UKG इसमें जो है बच्चे 3 साल और फिर अगला 2 साल जो है क्लास 1 एंड 2, 1 से लेके 2, क्लास 1 एंड 2। तो इस तरह से यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पर क्या है शुरू में 3 साल इधर और 2 साल इधर, 5 साल जो है फाउंडेशनल स्टेज में लगा। अब बात करते हैं प्रिपरेटरी स्टेज में कि प्रिपरेटरी स्टेज में बच्चा जो है वो 3 साल क्या करेगा। तो अगला 2 साल तक तो यहाँ सॉरी क्लास 2 तक तो यहाँ हो ही गया। अब बात वो करते हैं क्लास 3। तो अगला क्लास 3 से लेके क्लास 5, क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक जो है यहाँ पे जो है वह 3 साल प्रिपरेटरी स्टेज में जो है बच्चा रहेगा, जिसमें क्लास उसका एज जो है उस समय क्या रहेगा? तो एज उस समय उसका रहेगा 8 से लेके 11। यहाँ तक बच्चा का एज कितना था फाउंडेशनल स्टेज में? तो फाउंडेशनल स्टेज में बच्चा का एज जो है वह 3 से 8 साल। अगर चीज़ें आपको अच्छी से दिखाई दे रही तो मैं बता दूं, फाउंडेशनल स्टेज में जो है बच्चा का एज अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये क्या था? 3 से 8 साल था। अब अगला बच्चा जो है 8 से 11 साल, है ना, अगला स्टेज में जो प्रिपरेटरी स्टेज में 8 से 11 साल, उस समय बच्चा जो है वह कौन से क्लास में रहेगा? तो उस समय बच्चा जो है क्लास 3 से लेकर क्लास 5 कंप्लीट कर लेगा। समझ में आ गया। अब इस पर फोकस ही चीज पर किया गया है। तो पहला फोकस किया गया है है ना, एक्सपेरियंशियल लर्निंग पर। बच्चा जो है वह अपना एक्सपीरियंस पर सीखे, खुद करके सीखे, है ना, बच्चे को जो है उस पर फोकस किया गया है। और यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज, है ना, रीजनल लैंग्वेज, है ना, रीजनल लैंग्वेज पर जो है विशेष फोकस किया गया है कि बच्चे को जो है रीजनल लैंग्वेज में बच्चे को जो है भाषा सिखाई जाए, वह जो जानता है उसे सिखाए। क्लास 5 तक तो आपको फोर्स करना ही नहीं कि वह इंग्लिश में ही उसको सिखाना है। बच्चा जिस भाषा में सीखना चाहता है, जो उसकी मातृभाषा है उसमें सीखे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये प्रिपरेटरी इस पर फोकस किया गया है। अब बच्चे को रटाने के बजाय जो है उसको जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। ठीक है, उसको एक्सपीरियंस के माध्यम से करके, खेल कूद के एक्टिविटी के माध्यम से बच्चे को सिखाना है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं अगले स्टेज जो है हमारा मिडिल स्टेज। अगर हम आ जाए मिडिल स्टेज में तो हमारा मिडिल स्टेज क्या कहता है? मिडिल स्टेज में फिर बच्चा को 3 साल लगेगा।
ठीक है। अब इसमें बच्चा का एज जो है यहाँ तक ऑलरेडी 11 हो चुका है, तो अब बच्चा का 11 से लेके 14 साल तक एज इसमें आ जाएगा, ठीक है। और क्लास 5 के बाद बच्चा पहुंचेगा क्लास 6 में, तो इसमें एज की क्लास क्या होगा, क्लास होगा 6 to 8, है ना। बच्चा 6 से 8 साल का, सॉरी क्लास 6 से 8 तक जो है ये पढ़ाई करेगा, क्लास 6 से 8 तक। किस एज में, मिडिल स्टेज में, क्लियर हुआ। और इस समय 3 साल उसको लगेगा। इस पर बच्चे को फोकस करना है किस पर, क्रिटिकल थिंकिंग पर। यहाँ पर बच्चे जो है अब क्रिटिकली जो है ना, बच्चे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जो है बच्चे जो है तरह तरह के मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग जो है बच्चे में आएगी, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग आएगी। तो इस तरह की चीज़ें जो है इस पर फोकस किया, जो की पॉइंट है उसको जरूर याद रखेंगे, है ना। मिडिल स्टेज पर बच्चा जो है फोकस करेगा क्रिटिकल थिंकिंग पर, है ना। टीचरों को फोकस करना है कि बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग कितना डेवलप हो रहा है। और हमारा लास्ट स्टेज आ जाता है, वह क्या है, सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। सेकेंडरी स्टेज में कहाँ से कहाँ तक को लिया जाता है, क्लास 9 से लेके 12 तक को लिया जाता है, समझ में आया। तो क्लास 9 से 12 तक जो है पूरा सेकेंडरी स्टेज में आ जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि हम सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वाला जो था ना पहले कंसेप्ट, कि वह खत्म हो गया। जैसे पहले 9 10th को क्या कहा जाता था, सेकेंडरी, और फिर 11 12 को क्या कहा जाता था, सीनियर सेकेंडरी। तो यहाँ पे सेकेंडरी, है ना, और फिर यहाँ पे जो सीनियर सेकेंडरी वाला कॉन्सेप्ट था वो क्या हो जाता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है। बात समझ में आ गया। तो हम अगर यहाँ पे आगे देखें ध्यान से, तो ये 4 साल जो है सेकेंडरी स्टेज में लगेंगे, जिसमें बच्चा जो है क्लास 9 से 12 तक कंप्लीट करेगा, और एज बच्चे का क्या होगा, 14 से लेकर के 18 तक। इसमें 9 और 10th में बच्चे को फोकस किया जाएगा मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़ पर, है ना। मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी में बच्चे को अलग अलग चीज़ें जो है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो है बच्चे को सिखाई जाएंगे, है ना। बच्चे जो है बिल्कुल अलग अलग चीज़ें जो है उनको सिखाई जाएगी। मल्टी डिसिप्लिनरी में जैसे मान लिया कि कंप्यूटर हो गया, या फिर अलग अलग सब्जेक्ट हो गया, साइंस, सोशल साइंस, हर तरह के नॉलेज जो है बच्चों में आएगी। 11 12 में जो फोकस किया जाएगा स्किल डेवलपमेंट पर, है ना, समझ में आ गया। उसमें क्या किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा, और करियर प्रिपरेशन। बच्चा जो है उसके स्किल के हिसाब से जो है वो किस स्किल में जाना चाहता है, वो किस स्किल में उस तरह से हो, तो उसको स्किल पर डेवलप फोकस किया जाएगा, ताकि बच्चे जो है स्किल पूरा करने के बाद वह कोई ना कोई कार्य में, अगर उसको जॉब नहीं भी लगता है तो किसी न किसी कार्य में जो है वह अपने आप को इन्वॉल्व कर पाएगा, ठीक है, अपना करियर बना पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 11 12 में फोकस किया जाएगा स्किल डेवलपमेंट प्लस करियर प्रिपरेशन पर। तो ये रहा हमारा NEP। हमारा मेन टॉपिक अभी का क्या है, NEP। तो ये रहा हमारा NEP 2020, है ना। NEP 2020 है, उसका जो है जो हमारा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, ये हमने आपको बता दिया है, ठीक है। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी कि इसमें कहानी क्या है। अगर आपको फिर से अगर कोई डाउट है तो आप इसको जो है, चलिए 2 मिनट में हम इसको और एक बार क्लियर करते हैं कि फाउंडेशनल स्टेज 5 साल है ना, 5+3, यहाँ 5 साल, प्रिपरेटरी में 3 साल, यहाँ 3 और यहाँ 4। यहाँ पे बच्चे जो है पहला 5 साल में बच्चा, है ना, 3 से 8 साल तक कंप्लीट करेगा, जिसमें पहला 3 साल हुआ प्री प्राइमरी में, और अगला 2 साल हुआ क्लास 1 2 में। फिर यहाँ पे 3 साल देगा क्लास 3 से लेके 5 तक प्रिपरेटरी में, फिर अगला 3 साल देगा क्लास 6 से 8 तक मिडिल में, अगला 4 साल क्लास 9 से लेकर के 12 तक, ठीक है। बाकी क्या मेन पॉइंट था ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। NEP का जो मेन विज़न है ना, कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारा 2020 है, इसका विज़न क्या है, ठीक है। कुछ सबका कुछ ना कुछ उद्देश्य, कुछ ना कुछ वहाँ पे रहता है विज़न। तो यहाँ पे किस विज़न से जो है इसको लाया गया है वो हम लोग समझते हैं। तो एक एक करके जैसा आप डायग्राम देख पा रहे हैं, आप डायग्राम से भी आराम से समझ सकते हैं। तो पहला यहाँ पर है होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे का संपूर्ण विकास हो, इस पर फोकस किया जाएगा। होलिस्टिक डेवलपमेंट हम हिंदी में भी बोल दे रहे हैं, जो बच्चे इंग्लिश हिंदी वाले हैं वो समझ लेंगे कि होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब हुआ संपूर्ण विकास। बच्चे का केवल एक चीज़ में विकास ना हो कि केवल पढ़ाई में, बच्चे खेल में, है ना, पढ़ाई में, या फिर अदर एक्टिविटीज़, डांस, सिंगिंग, अलग अलग चीज़ें, तो हर तरह का बच्चे में डेवलपमेंट हो, स्किल डेवलपमेंट हो, उस पर फोकस किया जाए। तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट आ गया, बात समझ में आ गया। दूसरा है स्किल बेस्ड एजुकेशन, एजुकेशन रट्टा पर आधारित केवल ना हो, बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ स्किल भी दिया जाए, इस पर फोकस किया जाएगा।
तीसरा है इक्वालिटी एंड इंक्लूसिव। इक्वालिटी एंड इंक्लूसिव कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि सारे बच्चे को जो है अपॉर्चुनिटी दिया जाए, सारे बच्चों को इक्वल एजुकेशन का राइट मिले। और इंक्लूजन, ठीक है, मतलब उसमें सारे लोगों का जो है वहाँ पर जो है एक तरह से इंक्लूजन हो, सभी को जो है वहाँ पे सम्मिलित किया जाए। और तीसरा है डिजिटल इंटीग्रेशन। पढ़ाई में जो है टीचर को, बच्चों को जो है डिजिटल यूज़ करना है। डिजिटल हमारा जो है जैसे कंप्यूटर है, एआई है, इन सारी चीज़ों का यूज़ करना है, जिससे हमारा है ना कोडिंग फोडिंग, ये क्लास जो है 6 से ही आपको 6 ऑनवर्ड्स जो है बच्चों को जो है कोडिंग वगैरह सिखाया जाना है। ठीक है, तो ये जो है डिजिटल इंटीग्रेशन का ही पार्ट है। तो डिजिटल इंटीग्रेशन करने का मतलब है कि अब जो है कोई भी सब्जेक्ट हो, एजुकेशन हो, उसमें जो है डिजिटल का प्रयोग करना है, ताकि बच्चे को जो है डिजिटली कंप्यूटर के माध्यम से, एआई के माध्यम से चीज़ों को आसानी से सिखाया जा सके। ये बात आपको समझ में आया होगा। अब इस डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा हम लोग समझते हैं चीज़ों को। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि पहला बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट पर विकास फोकस करना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारा है एनईपी 2020, तो इसका पहला मोटो हमारा यही पर विज़न हो, हमारा पहला हो जाएगा। ठीक है, कि बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करना है और क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी पर फोकस करना है। ठीक है, दूसरा है यूनिवर्सल एजुकेशन। यूनिवर्सल एजुकेशन मतलब पूरे वर्ल्ड में अभी जो एजुकेशन चल रहा है ना, जो जिस चीज़ का डिमांड है, जैसे अभी एआई, अभी पूरे वर्ल्ड का डिमांड है, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा इंडिया जो है पूरे यूनिवर्सल एजुकेशन में जो है पूरे वर्ल्ड से कहीं पीछे छूट ना जाए। उसको लेकर के जो है यूनिवर्सल एजुकेशन पर विशेष फोकस किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो जिसमें एक्सेस टू ऑल फॉर, है ना, अब इसमें एक ऐसा एजुकेशन हो जिसमें इंडिया का हर बच्चा, हर क्षेत्र का बच्चा जो है इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। तो ये हो जाएगा आपका यूनिवर्सल एजुकेशन, जिसमें हर व्यक्ति जो है एजुकेशन ले सके, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, जैसा भी क्षेत्र का हो, हर बच्चा उसमें क्या कर पाए, एजुकेशन ले पाए। इस पर फोकस किया गया है। तीसरा है स्किल डेवलपमेंट। जैसा हमने शुरू में ही इसको फिर से बताया है कि स्किल डेवलपमेंट पर काफ़ी फोकस किया गया है कि बच्चे रटने के बजाय जो है चीज़ों को समझे और स्किल सीखे, है ना, करके सीखे चीज़ों को। जब तक वह करके नहीं सीखेगा तब तक जो है वह धरा का धरा रह जाएगा, याद किया रह जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमारा जो वोकेशनल कोर्स होता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। तो बच्चों को जो है वोकेशनल कोर्स सिखाया जाएगा, लाइफ स्किल सिखाया जाएगा। तो स्किल डेवलपमेंट का पार्ट जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम आगे बढ़ें तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट विज़न है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। तो यहाँ पे डिजिटल एंड ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है, इसका भी सुविधा जो है बच्चों को दी जा रही है। ठीक है, समझ में आया? अभी आप जो है दीक्षा वगैरह ऐप देख रहे हैं, है ना, निष्ठा देख रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब एक तरह से एक ऐसा प्रोग्राम है गवर्नमेंट का जिसमें कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, डिजिटल, ऑनलाइन लर्निंग, इन सारा प्लेटफॉर्म जो है प्रदान किया जा रहा है टीचर को, बच्चों को, जिससे सारे कोई जो है एजुकेशन ले सके कभी भी किसी भी समय। तो ये टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का ही हमारा पार्ट हो जाता है। और आगे है इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, जिसमें हर तरह के बच्चे, हर बैकग्राउंड के बच्चे जो है आपस में एजुकेशन ले पाए, सभी को इक्वालिटी मिले, इक्विटी मिले। ठीक है, इक्विटी देखो, इक्वालिटी और इक्विटी में अंतर है, बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते हैं, तो ध्यान से समझ दें। इक्वालिटी तो हमने बताया कि सभी को समान एजुकेशन प्रदान करना, सभी को जो है वो राइट्स वो प्रदान करना, ये इक्वालिटी। लेकिन इक्विटी क्या हो जाता है? अब यहाँ पे इक्विटी जो है कहने का मतलब, मान लिया कोई बच्चा, इक्विटी का सीधा सीधा अर्थ है अगर कोई बच्चा किसी कार्य के लिए सामर्थ्य है तो उसके सामर्थ्यता के अनुसार जो है, उसके सामर्थ्य के अनुसार उसको जो है उस चीज़ में अपॉर्चुनिटी देना, तो वह इक्विटी कहलाता है। ठीक है, तो आई होप इक्वालिटी और इक्विटी में आप सबको अंतर समझ में आया हो। अब जो है इसी में आगे जो है अगला टॉपिक हमारा क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर। एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पहले नहीं था, बिल्कुल नया चीज़ है ये। क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जोड़ा गया है जिसमें बच्चे को जो है एक फाउंडेशनल स्टेज जो हमारा होता है, जिसमें कि हमने बताया था कि 3 साल जो है फाउंडेशनल स्टेज में, जिसमें कि बच्चे को नर्सरी हो गया, है ना, LKG हो गया,
और यूकेजी हो गया, है ना। यहाँ तक तो बच्चे को जो है चलो समझ में आता है, फाउंडेशनल स्टेज में बच्चों पर फोकस किया गया। लेकिन उससे पहले जो है माँ बाप जो है जब स्कूल भेजने से पहले, फाउंडेशनल स्टेज से पहले जो है ये है अर्ली चाइल्डहुड केयर। उससे पहले बच्चे को कैसे केयर करना है, किस तरह से देख रेख करना है, बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए क्या करना है, ये हो जाता है पार्ट ऑफ एजुकेशन का ही। तो यहाँ पर भी इसको फोकस किया गया है फाउंडेशनल लर्निंग में कि अर्ली चाइल्डहुड केयर, इस पर फोकस करना है। तो इन सारी चीज़ को जो है देखते हुए जो है एनईपी 2020 तैयार किया गया है। तो आई होप आप सभी को ये बात समझ में आई। अगर ओवरऑल बात करें कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मोटो अगर यहाँ पर है तो हमारा क्या हो जाता है, क्वालिटी एजुकेशन देना, इक्विटी प्रदान करना और इंक्लूसिव एजुकेशन प्रदान करना, ठीक है, टेक्नोलॉजी देना, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करना, ये सारा कुछ जो है उसका एक पार्ट है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जो है नेक्स्ट बात आगे पार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। आगे है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, FLN, है ना। आपको पहले तो FLN का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो FLN का फुल फॉर्म क्या होता है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी। ये क्या है, तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए जो है उसी का एक अगला प्रोग्राम, उसी का एक पार्ट है, आप समझ सकते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, जो नीचे क्लासेस के बच्चों के लिए, ठीक है। अब हम समझते हैं कि FLN का जो है मुख्य बिंदु क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ों पर फोकस किया गया है। तो पहला है हमारा बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। बच्चे को जो है FLN जो हमारा है ये क्लास है ना, जो हमारा प्राइमरी है 1 to 5, ठीक है। फाउंडेशनल जो है जो हमारा आ जाता है वह 1 2 3 4 5, क्लास 5 तक के जो है जो क्राइटेरिया है, क्लास 3 तक के जो क्राइटेरिया है, इस पर जो है विशेष फोकस किया गया है। क्लास 3 तक बच्चे को क्या क्या सीख लेना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि बेसिक बच्चे को जो है वह क्या आना चाहिए, बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग स्किल पता होना चाहिए। बच्चे कम से कम जो बेसिक जो रीडिंग होता है उसको कर पाए, है ना, उसको पढ़ने का स्किल होना चाहिए और लिखने का स्किल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो रीडिंग एंड राइटिंग स्किल बच्चे को पता होना चाहिए, ये कहा गया है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी में। क्लास 3 तक आते आते बच्चा बिल्कुल एनी आओ क्या होना चाहिए, उसको पढ़ने और लिखने तो आना ही चाहिए, ठीक है। दूसरा है फाउंडेशनल न्यूमेरेसी। फाउंडेशनल न्यूमेरेसी ये भी इसी का पार्ट है, जिसमें बच्चे को जो है वह संख्या का ज्ञान, है ना, जैसे 1 2 3 4 5 जो भी है, तो उसका बेसिक संख्या, कौन सा संख्या पहचानना हो गया, बेसिक कैलकुलेशन हो गया, जोड़ घटाव हो गया, ये सब बच्चे को आना चाहिए, ठीक है। तो क्लास 3 तक आते आते बच्चे को संख्या को पहचानना, उसको ऑपरेट करना, गुना भाग जोड़ घटाव करना, ये सब आना चाहिए। ये भी FLN का एक पार्ट है, ठीक है। आगे है, अगर नेक्स्ट बात करें तो लर्निंग थ्रू प्ले, इस पर फोकस किया गया है कि बच्चे को जो है खेल खेल पर सिखाया जाए चीज़ों को, ठीक है। आगे है बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराया जाए, उसको तरह तरह की एक्टिविटी कराया जाए, एक्टिविटी से चीज़ों को सिखाया जाए। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी का मुख्य पॉइंट है, क्लियर है। अब इसी एक बार शॉर्ट में थोड़ा हिंदी में भी हमने इसको ले लिया है, तो एक बार इसको समझ लीजिए कि FLN जो है उसको हिंदी में अगर कहा जाए तो मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान, यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी कहा जाता है। ये FLN का फुल फॉर्म है। आगे जो है इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य जो है बच्चा को कक्षा 3 तक जो है पढ़ना लिखना और गणना करने के लिए आना चाहिए। बच्चे को केवल गणना करने नहीं, उसको बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए, पहला। नेक्स्ट जो है इसका FLN का अर्थ हमें समझ में आ गया। अब जो है साक्षरता, लिटरेसी, है ना, बच्चे को जो है फाउंडेशनल लिटरेसी, एक एक वर्ड समझते हैं। फाउंडेशनल मतलब क्लास 3 तक के बच्चे के लिए जो है, और लिटरेसी का मतलब हुआ बच्चे को पढ़ने की क्षमता होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए, बच्चे को लिखने की कैपेसिटी होना चाहिए, और भाषा को समझने की कैपेसिटी होना चाहिए। 3 चीज़ें जो आपको याद रखना है, इसका ये हुआ लिटरेसी का यहाँ पर मतलब। उदाहरण जो है जिससे बच्चा सरल वाक्य जो है वो पढ़ सके और लिख सके, तो वह हमारा है फाउंडेशनल लिटरेसी का एक पार्ट। दूसरा है संख्यात्मक गणना, फाउंडेशनल न्यूमेरेसी, जिसमें बच्चा जो है संख्या को समझ सके कि हाँ ये कौन सा संख्या है, उसका जोड़ घटाव गुना भाग कर पाए, और दैनिक जीवन में गणित का उपयोग जो है वह कर पाए, जैसे पैसा गिनना हो गया, ये सारा चीज़। तो इससे जो है बच्चे जो है अपने लाइफ से उसको कनेक्ट कर पाएगा। तो यही हमारा FLN का मुख्य आधार था। आई होप ये बात आपको पूरी पूरी समझ में आई होगी।
अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हमारा पेडागोजी क्या है, ठीक है, पेडागोजिकल जो है पर्सपेक्टिव क्या है इसमें। तो बच्चे को जो है यहाँ पर होलिस्टिक डेवलपमेंट, इंजॉयबल और इंगेजिंग लर्निंग, बच्चे का जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करना है, बच्चे को है ना खुशी खुशी पढ़ाई कराना है, यानी इंजॉय करके, उसको कोई दबाव नहीं डालना है, और बच्चे को इस तरह से लर्निंग कराना है कि वो पूरी तरह से इंगेज कर पाए। तो इसके लिए बच्चे को क्या करना है, एक्सपेरिंशियल लर्निंग पर फोकस करना है, बच्चे जो है करके सीखे चीज़ों को। दूसरा है इंक्वायरी बेस्ड एंड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग पर भी फोकस करना है ना। आगे के बच्चे क्लास 3 तक के बच्चे के लिए नहीं है, ये आगे के बच्चे के लिए भी है ना। एनईपी जो है मतलब ओवरऑल जो बच्चे हैं उसको जो है क्या करना है, इंक्वायरी बेस्ड और डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग। बच्चे जो है अपने से एक तो वो करके सीखेगा, उसके बाद इंक्वायरी, बच्चे जो है हमारे नेचर से या तरह तरह की चीज़ें हैं है ना, वहाँ से जो है वह अपने से चीज़ों को ढूंढना सीखेगा। समझ में आया कि नहीं है, वो खुद से चीज़ों को खोज करेगा और कुछ कुछ नए ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करेगा। इस तरह से जो है वह एजुकेशन होना चाहिए। दूसरा है प्ले बेस्ड लर्निंग, बच्चा जो है खेल कूद के माध्यम से भी बहुत सारा कुछ सीख सकता है, ठीक है, अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से। दूसरा है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन पर फोकस करना, मतलब ऐसा एजुकेशन हो जो आपस में जो है सारे सब्जेक्ट को एक तरह से कनेक्ट करे। समझ में आया कि नहीं है, एक ऐसा एजुकेशन हो जो प्रत्येक टॉपिक को जो आपस में कनेक्ट करके जो है चीज़ों को सिखाया जाए। आगे है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पर भी फोकस करना है, ठीक है, एक ऐसा एजुकेशन हो जिसमें बच्चों में कंपटीशन की भावना हो, ठीक है, बच्चे जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पाए, ठीक है, इस पर फोकस करें। तो ये हमारा पेडागोजिकल पर्सपेक्टिव हो गया एनईपी का, ठीक है। अब आगे देखें क्या है हमारा असेसमेंट रिफॉर्म है। असेसमेंट रिफॉर्म का पार्ट क्या है, ध्यान से समझते हैं यहाँ पर। तो असेसमेंट रिफॉर्म में जैसा आप देख पा रहे हैं कि पहला फोकस करना है असेसमेंट पर, ठीक है, बच्चों जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हमारा फोकस करना है असेसमेंट पर, जिसमें कि बच्चे के स्किल और कॉम्पिटेंसी पर हमारा फोकस करना है। हाई ऑर्डर थिंकिंग और बच्चे, मतलब बच्चे को अब रटने से ज़्यादा जो है समझने पर फोकस करना है, ताकि बच्चा जो है नया से नया चीज़ें सोच सके, तरह तरह के जो है वह मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग, जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल उसके पास हो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सोच करके वह जो है नया नया चीज़ डेवलप करे, और उसमें से जितना हम पढ़ाएं उससे वह ज़्यादा कुछ सोचे, ठीक है, और सोच करके जो है वह कुछ पूछे। इस तरह की चीज़ें जो है बच्चे में डेवलप करनी है स्किल, ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्किल डेवलप करना है। आगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट, कौन कौन सा असेसमेंट हमें करना है, असेसमेंट में फोकस करना है वो तो ठीक है, लेकिन हमारा असेसमेंट कौन कौन सा होना चाहिए। तो असेसमेंट हमारा होना चाहिए फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, और नेक्स्ट है पोर्टफोलियो एंड प्रोजेक्ट बेस्ड। अब इसको जो है बहुत सारे लोग जो है अगर नहीं समझते हैं तो हम यहाँ पर आपको समझा दें। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है, जैसे मान लिया कि एज ए टीचर आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ाते वक्त जो है या जो हम बच्चे को क्लासरूम में है या जहाँ जिस भी तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो उसमें पढ़ाते वक्त जो है हमको बच्चे को गौर करना है कि बच्चे कितना सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। और अगर बच्चे सीख पा रहे हैं तो फिर हमें उसे एक्सेस करना है, बच्चे को जैसे क्वेश्चन पूछ करके, उसको कुछ प्रश्न दे करके, उसको कुछ एक्टिविटी करा करके, ताकि हम ये जान पाए कि हाँ जो हम बता रहे हैं वो बच्चा कर पा रहा है, बच्चे जो है उस चीज़ को सीख पा रहे हैं। तो हम पढ़ाते पढ़ाते चीज़ों को कराते कराते अगर हम एक्सेस कर लेते हैं तो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो हमें क्लासरूम में या एक्टिविटी पीरियड में जो है हमें वो कर लेना होता है। दूसरा होता है हमारा समेटिव असेसमेंट, है ना। हमारा समेटिव असेसमेंट क्या होता है, एक पीरियडिकली होता है, जैसे मान लिया कि 3 महीना 4 महीना 5 महीना का, जैसे मान लिया मंथली टेस्ट हम लोग लेते हैं तो मंथली टेस्ट हो गया, या हमारा यूनिट टेस्ट हो गया, है ना, हाफ ईयरली हो गया। ये सब क्या है, ये सब समेटिव असेसमेंट का पार्ट है, जिसमें हम लोग जो कुछ पार्टिकुलर जो है 2 4 5 चैप्टर जो देते हैं, कुछ थीम देते हैं, उसमें से बच्चों को जो है उन पूरे चैप्टर में से जो है बच्चा अब तक जो हमने सिखाया उसमें कितना अर्जन कर पाया, है ना, बच्चा कितना कुछ हासिल किया, उसको जांच करने के लिए जो है हमारा समेटिव असेसमेंट होता है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है, फॉर्मेटिव प्लस समेटिव असेसमेंट। हमारा नेक्स्ट है पोर्टफोलियो एंड प्रोजेक्ट। बच्चों को जो है पढ़ाने के थ्योरी के अलावा जो है हमें पोर्टफोलियो पर विशेष ध्यान देना है, जिसमें बच्चे को है एक एक चीज़ पर निगरानी करना है कि बच्चा जो है ओवरऑल डेवलपमेंट में किस तरह से है ना, किस किस चीज़ पर डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे के, खेल में, पढ़ाई में, हर चीज़ में। साथ साथ जो है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हमें देना है, ठीक है, जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसी से रिलेटेड उसके प्रोजेक्ट देना है, उसमें वह कितना कर पा रहा है, इन सारे चीज़ों को ध्यान देना है। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ असेसमेंट का चीज़ हो गया।
तीसरा है इवैल्यूएशन मेथड, है ना, कि बच्चे को जो है किस तरह से इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएशन मेथड क्या होना चाहिए? तो पहला जो है अप्लाइड लर्निंग टास्क है, इसमें रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व, बच्चे में जो है वह रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो है स्किल बच्चे में डेवलप होना चाहिए। वह जो सीख रहा है उसको अपने रियल लाइफ में जो है वह यूज कर पाए, इस पर विशेष फोकस होना चाहिए। दूसरा क्विज एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अब देखेंगे आपका जो है प्रश्न है वह क्लास जिससे पहले जो है 1-2 साल पहले 3 साल पहले जो है वह क्लास 10th में था। अब नीचे क्लासेस में भी जो है आपको केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, एसर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन, क्विजेज वगैरह हो गया, ये जो है आपको इवैल्यूएशन मेथड का पार्ट होना चाहिए, ठीक है, जिसमें बच्चा केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि केस बेस्ड स्टडी जो है वह रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है, तो उसमें बच्चा किस तरह से हैंडल कर पा रहा है। और दूसरा है सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट। सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट मतलब वह ग्रुप में जो है जैसे ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप में एक दूसरे से बच्चे कैसा कोऑपरेट कर पा रहा है, बच्चे कोऑपरेशन करके सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, बच्चे एक दूसरे को कोऑपरेट कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, इस पर भी फोकस करना है। तो ये रहा हमारा इवैल्यूएशन मेथड। तो यहाँ तक हमने आपको बता दिया है कि इवैल्यूएशन मेथड किस तरह से होगा, एनईपी, है ना, एनईपी 2020 के हिसाब से। दूसरा है डिजायर्ड आउटकम्स क्या होना चाहिए, है ना। डिजायर्ड आउटकम जो है मतलब हमें आउटकम पहले से एक तरह से हमें डिजायर होना चाहिए कि हाँ हमें कम से इतना करने के बाद ये सारा आउटकम्स हमें एज ए रिजल्ट मिलना चाहिए। तो दूसरा इसमें क्या क्या है, प्रोफिशिएंसी एंड मास्टरी। बच्चे में जो है जो भी कार्य कर रहा है उसमें प्रोफिशिएंसी आना चाहिए, वो चीज़ों को आसानी से कर पाए बच्चा, और उसमें जो है नॉलेज जो है नॉलेज में मास्टरी हासिल कर पाए। दूसरा है एनालिटिकल स्किल बच्चे में डेवलप हो, ठीक है, इस पर फोकस करना है कि इतना करने के बाद बच्चे में एनालिटिकल स्किल जो है बच्चे में डेवलप हो, वो चीज़ों को समझ पाए, है ना, चीज़ों को अपने तरीके से जो है सोच पाए, है ना, उसमें। अगला है डिसीजन मेकिंग बच्चा में आए, डिसीजन मेकिंग का क्षमता बच्चा में हो, इस पर फोकस करना है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बच्चा में, अगर उसे किसी प्रकार का रियल लाइफ प्रॉब्लम होता है तो वो जो पढ़ाई किया है उसको वह कनेक्ट कर पाए, उसे सॉल्व कर पाए। तो ये रहा हमारा जो हमारा टॉपिक जो था, ठीक है, असेसमेंट रिफॉर्म जो है वह एनईपी 2020 का वो एक पार्ट था। अगला है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। बच्चे में ये भी देखना है कि जो है पिछले बार से जो इम्प्रूवमेंट जो था उसको उससे जो है इम्प्रूवमेंट उसका बढ़ते चला जाना चाहिए, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट हो उसके लिए हमें क्या करना है, बच्चों से पेरेंट्स से फीडबैक लेना है, समझ में आया कि नहीं है, उस फीडबैक फिर उसको रेमेडिएशन करना है, उसमें फीडबैक के हिसाब से उसमें बदलाव करना है कि हाँ ठीक है बच्चे में क्या बदलाव हो रहा है ना, वह क्या कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, और उसके हिसाब से बच्चे को सपोर्ट करना है। तो ये रहा हमारा असेसमेंट रिफॉर्म का पार्ट। अगला हमारा वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वह क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अब तक हम लोग बात कर रहे थे एनईपी का, अब एनईपी है ना का ही पार्ट हो जाता है, उसको लागू करने के लिए अलग अलग क्लास में क्या करिकुलम होगा उसके लिए जो है नेशनल करिकुलम लाया गया। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज, ठीक है, इसका ओवरव्यू देखते हैं क्योंकि ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसका, ठीक है। तो फाउंडेशनल स्टेज में जो है एज 3 से लेके 8 तक का जो है एज के बच्चे आएंगे, ठीक है, नॉर्मली। इसमें जो है हमें किन किन बातों पर फोकस करना है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज ये 2022 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, और इसमें जो मुख्य बातें क्या क्या है समझिए। एज 3 से 8 तक के बच्चे आएंगे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है उन सारे लोगों के बच्चे के लिए जो एज 3 से 8 के होंगे, और जिसमें प्री स्कूल प्लस क्लास 1 से लेकर 2, प्री स्कूल मतलब नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी प्लस 1 और 2, यहाँ तक के बच्चों के लिए जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज है। अब इसमें कौन कौन बात पर फोकस करना है या किया गया है, तो इसमें जो है नेशनल करिकुलम जो बनाया गया है उसमें बच्चे को प्ले बेस्ड लर्निंग पर फोकस किया है। बच्चे मतलब पढ़ाई करके बच्चे को सिखाना है, खेल खेल में बच्चे को सिखाना है, ठीक है, इस पर फोकस किया गया है। दूसरी बात है लैंग्वेज डेवलपमेंट, बच्चे को जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट पर फोकस करना है, जिससे बच्चे जो है लैंग्वेज सीख पाए, ठीक है। एक तो पहला जो है वह जो रीजनल लैंग्वेज जो है जो भी मातृभाषा है उस पर जो है उसको सिखाना ही है, साथ ही साथ जो है जो भी लैंग्वेजेज जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी लैंग्वेजेज है उस पर डेवलपमेंट करना है कि बच्चे को लैंग्वेज को भी समझ पाए, बच्चा सीख पाए, उस पर फोकस करना है। तीसरा जो है कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल ग्रोथ भी देखना है कि बच्चे में कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, है ना, सामाजिक जो है और हमारा भावनात्मक विकास हो, इस पर भी हमें फोकस करना है।
आगे मोटर स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए जो है बच्चे को जो है खेल पर या अलग एक्टिविटी पर बच्चे को पार्टिसिपेट कराना है, ताकि उसका मोटर स्किल ठीक हो, उसका हाथ पैर जो है ना, अन्य अलग अलग स्किल को सीखने के लिए, कार्य करने के लिए जो है वह सक्षम हो। तो मोटर स्किल पर भी विशेष फोकस करना है। नेक्स्ट है अर्ली न्यूमेरेसी में बच्चे में जोड़ घटाव काउंटिंग जो है नंबर को सीखना, इन सारे चीज़ों नंबर को पहचानना, ये सारा चीज़ जो है बच्चे में क्लास 3 तक आ जाना है, सॉरी क्लास 2 तक आ जाना चाहिए। इन पर भी फोकस करना है, मतलब नॉर्मली बच्चे को नंबर को पहचान करना है ना, काउंटिंग जोड़ घटाव करना, सीक्वेंस को समझना, इन सारा चीज़ें जो है इसी का पार्ट हो जाता है। क्लियर है? तो ये सारा पार्ट जो है वह किसका पार्ट है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज का है। अब अगर बात करें इसमें तो घुमा फिरा के या टोटल चीज़ देखें तो बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है। किस पर? बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि संपूर्ण विकास पर फोकस करना है। यहाँ तक तो आपको बात समझ में आई होगी। अब हम समझते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज में पेडागोजिकल पर्सपेक्टिव से क्या है। तो एक तो ये इतना क्लियर है कि बच्चे को लर्निंग थ्रू प्ले, है ना, बच्चे को खेल खेल में सिखाना, ये तो क्लियर हो गया फाउंडेशनल स्टेज के लिए। दूसरा, बच्चे को कहानी के माध्यम से, खेल के माध्यम से और एक्टिविटी के माध्यम से सिखाना है। और लर्निंग बच्चों को कैसा होना चाहिए? जॉयफुल, बच्चे को आनंद आना चाहिए जब वो पढ़ाई किया है ना, उसे स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बच्चे में डर नहीं लगे, ऐसा बच्चे को सिखाना है और जॉयफुल तरीके से बच्चे को सिखाना है। इस पर फोकस किया गया है। एज वगैरह सारे बता दिए। अब इसका विजन क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सॉरी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर 2022 फॉर फाउंडेशनल स्टेज, इसका विजन क्या है? तो विजन है होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर यूथ चिल्ड्रेन इन एन इंक्लूसिव प्लेफुल एंड इंगेजिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। यस, तो ये हमारा जो ये क्या हो गया? विजन हो गया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज का, बच्चे में होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर यंग चिल्ड्रेन इन एन इंक्लूसिव प्लेफुल एंड इंगेजिंग एनवायरनमेंट, ये हमारा विजन है। तो ये विजन को याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो है की फोकस एरिया क्या क्या है? तो की फोकस एरिया ऑलरेडी हम बता चुके हैं, तो बार इसको रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं है। होलिस्टिक डेवलपमेंट बच्चे में करनी है। दूसरा है होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल, कॉग्निटिव, चारों चीज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों में। फिर प्ले बेस्ड लर्निंग कराना है, बच्चे को खेल खेल में सिखाना है। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है, बच्चे बात आसानी से कर पाए, लैंग्वेज सीख पाए, इस पर फोकस करना है। मदर टंग हो गया या और भी अदर लैंग्वेजेज हो गया। ठीक है, सारे लैंग्वेजेज बच्चे सीखे धीरे धीरे करके। दूसरा है अर्ली लर्निंग एरियाज पर फोकस करना है, जिसमें न्यूमेरेसी हो गया, लिटरेसी हो गया, मतलब बच्चे पढ़ने सीखे, नंबर पहचानने सीखे, है ना। ये सारा चीज़ जो है अदर स्किल्स भी उसको सिखाना है, पेंटिंग वगैरह हो गया, और भी चीज़ें हो गया, इन सारे चीज़ों पर फोकस करना है। तो ये था हमारा पेडागोजिकल पर्सपेक्टिव जो है। अगर इसको शॉर्ट में देखें तो प्ले हो गया, डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड जॉयफुल लर्निंग एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोप्रिएट कहा गया है। तो ये सारा पार्ट जो है इसी का पार्ट हो जाता है। अब इसका गोल क्या है, क्या अचीव करना है इसमें? तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, बच्चा के जो है फ्यूचर लर्निंग के लिए, है ना, बच्चे जो है फ्यूचर में जब वो लर्निंग करें तो फ्यूचर लर्निंग के लिए जो है उसका स्ट्रॉन्ग को क्या करना है, जो उसका उसका फाउंडेशन को क्या करना है? स्ट्रॉन्ग करना है। अर्थात कोई भी जब बिल्डिंग बनता है तो उसका जो है फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया जाता है। कहा जाता है अगर उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो बिल्डिंग अच्छा होगा। उसी प्रकार से बच्चे का एजुकेशन जो है वो अगर अच्छा होगा जब उसका फाउंडेशन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। यही कारण है कि ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज के लिए जो है ये सारा कंडीशन लगाया गया है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। आप जो है इसके लिए जो है आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो आप भी इसको जो है अच्छे से नोट तैयार करते चलेंगे। अब इसमें आपको एक चीज़ नज़र आ रहा है, वह क्या है? जादुई पिटारा, है ना, जादुई पिटारा। तो एज ए टीचर जैसे हम लोग स्कूल में हैं तो, है ना, एज ए टीचर हमें क्या करना पड़ता है? बच्चे में इंटरेस्टिंग जगानी पड़ती है कि बच्चे जो है पढ़ाई में बोर ना लगे। तो उसके लिए नेशनल एजुकेशन का पार्ट है ये जादुई पिटारा, हमारा करिकुलम का भी एक पार्ट हो जाता है टीचर का, कि बच्चों को खेल खेल में सिखाना है। तो जैसे मान लिया कि जादुई पिटारा में क्या होगा कि कोई मान लिया कोई मैथ्स का टीचर है या कोई, तो है ना, कोई एक पिटारा लेके गए, अर्थात कोई बॉक्स लेके गए, बॉक्स में अलग अलग चीज़ें लेकर के गए, अलग अलग प्रकार के, है ना, खिलौने जैसा कोई चीज़ या कोई कलरफुल डिफरेंट डिफरेंट टाइप का चीज़ है, जिससे बच्चे को लगे कि, है ना, ये इस क्या कोई ऐसा कोई जादुई पिटारा है या कोई इसमें कोई जादुई चीज़ है, समझ में आया? जिससे बच्चे को देख करके उसके माध्यम से बच्चे को सिखाना है, तो बच्चा जो है इंटरेस्ट लेगा उसमें, है ना, और वह खेल खेल में चीज़ों को सीखेगा।
बच्चे में जो है इंटरेस्ट जगेगी, बस यही पर इसका एक मुख्य फोकस हो जाता है। तो ये नीचे क्लास के बच्चों के लिए जो है जादुई पिटारा जो है, जिसमें आप अलग अलग प्रकार की जो है टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है TLM है ना, TLM बना करके जो है आप जो है बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाने के लिए जो है ये कार्य कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर है। तो ये बात समझ में आ गया होगा आपको। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बाकी आप इसको डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, अर्थात स्कूल एजुकेशन जो है क्लास 2 के बाद जो है से 3, 4, 5 से लेकर के 10, 12 तक के जो बच्चे हैं उसके लिए जो है क्या स्कूल एजुकेशन है, सॉरी करिकुलम फ्रेमवर्क है स्कूल एजुकेशन के लिए। उसमें तो इसमें एज 3 से लेके 18 एज तक के बच्चे आ जाएंगे, अर्थात क्लास 3 से लेकर के क्लास 12 तक के सारे बच्चे आएंगे, है ना, इस करिकुलम फ्रेमवर्क में। यह बेस्ड किस पर है? NEP पर बेस्ड है और कवर करता है ये पूरी तरह से स्कूलिंग पीरियड के लिए। ठीक है, अब इसमें जो है कौन कौन सा मेन की पॉइंट्स है उसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर की पॉइंट्स जो है वह क्या है? तो यहाँ पर क्लास 3 से 12 तक के बच्चों के लिए है। यहाँ पर जो एक एक चीज़ को अगर हम लोग समझें तो बच्चे में जो है एक्सपेरिंशियल एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग कराना है। बच्चे करके चीज़ों को सीखे, एक्टिविटी में माध्यम से जिस भी तरह से करे वो बच्चों को करके सीखना है। बच्चे को अपने से परोस नहीं देना है, बल्कि बच्चे को एज ए टीचर फैसिलिटेटर के तौर पे बच्चे को हेल्प करना है और बच्चे खुद से करके सीखे, इस पर फोकस करना है। समझ में आया? तो ये चीज़ है एक्सपेरिंशियल एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, दूसरा है मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक एजुकेशन। बच्चे को जो है ना, हर तरह का नॉलेज जो है देना है। और दूसरी बात क्या है, सारा सब्जेक्ट को जो है कंबाइन करके बच्चे को सिखाने की कोशिश करना है। ठीक है, मतलब ऐसा सिखाएं जिसमें कि हर पार्ट हर सब्जेक्ट जो है इंक्लूड हो। ठीक है, समझ में आया? तो बच्चे जो है इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को सीख पाएंगे। तीसरा है क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चे में जो है वो हाई लेवल थिंकिंग बच्चे में हो, हाई लेवल क्रिएटिविटी हो, बच्चे खुद से कुछ नया नया सोच पाए, नया कुछ कर पाए। तो ये हुआ क्रिटिकल एंड क्या हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिएटिविटी बच्चे में आए और क्रिटिकल थिंकिंग आए। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एथिक्स, ह्यूमन वैल्यूज एंड वेलबींग। बच्चे केवल पढ़ तो लेते हैं आजकल, लेकिन बच्चे में जो है वह सभ्य क्या है, वो एक सभ्य नागरिक बनने के लिए जो जो चीज़ होना चाहिए वो बच्चे में होती नहीं है। ठीक है, अच्छा बच्चे में जो है कैसे बड़ों से कैसे बिहेव करना है। ठीक है, एक हमारा जो है समाज में कैसे एक अलग पहचान बने, हम समाज में अच्छे क्या कर पाएँ। तो यानी कि एक तरह से ह्यूमन वैल्यू बच्चे को सिखाना है। ठीक है, एक अच्छा नागरिक कैसे सिखाना है वो भी बच्चे को देना है। ठीक है, तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। जैसे इससे पहले था, जैसे क्लास 10th के बाद क्या होता था कि 12th में जो है, सॉरी 11th में जो है, अगर आप ये स्ट्रीम ले रहे हैं तो ये सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। अगर आप मैथ साइंस ले सक रहे हैं तो मैथ ले रहे हैं तो कंप्यूटर ले नहीं, सॉरी बायो नहीं ले सकते। अगर आप हिस्ट्री ले रहे हैं तो फिर आप साइंस का कोई सब्जेक्ट नहीं ले सकते। इस तरह से जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं है ना। सिलेबस में सिलेबस बोलते हैं, जो हमारा स्ट्रीम है उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है। अच्छा, सब हमारा जो कोई टॉपिक है, सब्जेक्ट है, उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, मतलब रिजिड नहीं बनाना है। ठीक है, टीचर को भी जो है जब पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी देना है और स्टूडेंट को चॉइस देना है, अपने चॉइस के हिसाब से पढ़े। रिजिडिटी नहीं करना है बच्चे में कि आपको ये पढ़ना ही है, उसको जो चॉइस लगे उसके हिसाब से वह सब्जेक्ट पढ़ सकता है। इस पर फोकस किया गया है। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग तो है ही। तो ये सारा जो है की फोकस एरिया है जिसको आपको याद रखना चाहिए। ये है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज तो था, वो आया था 2022 में और ये आया है 2023 में। बाकी दोनों को मैंने ऑलरेडी बता चुका है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है आप इसको अच्छी तरह से एक बार देख सकते हैं, है ना। आप चाहे इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आप चाहे इसको नोट डाउन करिए। देखिए, पहला एज ये 3 से 8 साल के बच्चों के लिए है, ये 3 से 12 साल के बच्चों के लिए है। सो एक मिनट, ये 3 से 8 साल के बच्चे के लिए है, एज का बात कर रहे हैं, है ना। और ये जो है वह आपके एज के हिसाब से अगर बात करें तो 8 से 18, सॉरी 8 से लेकर के यहाँ पे कितना होना चाहिए, 18 हो जाना चाहिए। और ये इसका अगर बात करें स्कूल, तो ये प्री स्कूल से क्लास 2 तक के बच्चों के लिए था और ये क्लास 3 से 12 तक के बच्चों के लिए है ना। ये है अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन पर फोकस करता है ना। और ये स्कूल एजुकेशन एंड करिकुलम एंड पेडागोजी पर फोकस करता है। लर्निंग अप्रोच यहाँ पे बच्चे को खेल खेल पे सिखाना है, जॉयफुल तरीके से जो है बच्चे को सिखाना, एक्टिविटी ओरिएंटेड है। जबकि ये क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, एक्सपेरिंशियल एंड मल्टी डिसिप्लिनरी है।
की एरिया इसमें क्या है कि ये लिटरेसी, न्यूमेरेसी, मोटर स्किल वगैरह में फोकस करना है, और यहाँ पे सब्जेक्ट पर मास्टरी होना चाहिए, स्किल्स बच्चे को सिखाना है ताकि आगे जा करके वह है ना स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से वो अलग अलग कार्य कर सके। क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे को होनी चाहिए, उस पर फोकस करना है, वैल्यू सिखाना है बच्चे को। तो ये सारा कुछ है वो डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंसेस है। आगे ये क्या है कि ये 2022 में आया था और ये 2023 में इम्प्लीमेंट हुआ। तो इस तरह से जो है आप इसको दोनों के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। तो बाकी दोनों के बीच में डिफरेंसेस हम ऑलरेडी बता चुके हैं, तो आप अच्छी तरह से देखेंगे। ये और भी थोड़ा डीप में जा करके हमने कंपेरिजन यहाँ पे लिया है, तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। और नेक्स्ट जो है इसको होलिस्टिक लास्ट में जो है ये समरी के लिए हमने इसको एक साथ लिया है ना। अब इसको एक साथ जो है इस पूरे स्लाइड पर जो है टोटल चीज़ को जो आप समरी कर सकते हैं। आप समझते हैं लास्ट में कि टीचर का रोल क्या होना चाहिए, है ना, अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो टीचर का रोल एज अ फैसिलिटेटर होना चाहिए, बच्चे को फैसिलिटेट करना है, बच्चे को आपको जो है हेल्प करना है, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर। लेकिन बच्चे को पूरे तरह से तैयार करके उसको मटेरियल दे नहीं देना है, या फिर उसको सारा क्वेश्चन आंसर खुद ही करके आपको नहीं दे देना है। बस ज़रूरत पड़ने पर वो आपको क्या करना है, फैसिलिटेट करना है, हेल्प करना है। तो एज अ फैसिलिटेटर भी आप वर्क कर सकते हैं, एज अ गाइडी, है ना, बच्चे को गाइड करना है लर्निंग सिखाते समय, और बच्चे को इनोवेटिव मेथड सिखाना है, ठीक है, समझ में आया। आपको क्या करना है, इनोवेटिव मेथड्स बच्चे को देना है। अब आगे है टीचर्स रोल अंडर एनईपी, उसी में और क्या क्या है। तो हमने अभी जस्ट बताया फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग में आपको वो गाइड करना है, एज अ मेंटोर वर्क करना है, और इनकरेज करना है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के लिए। दूसरा है करिकुलम डिजाइनर, है ना। तो ये बात एक तो आपको समझ में आया, फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर मतलब आप गाइडी का काम करेंगे, आप मेंटोर का काम करेंगे, इनकरेज करेंगे इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के लिए। दूसरा है करिकुलम डिजाइनर, एक टीचर को जो है करिकुलम डिजाइन करना है कि आप बच्चे को जो है उनके लेवल के हिसाब से किस किस तरह से आप फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, या किस किस तरह से आप करिकुलम तैयार करेंगे। तो पहला काम है क्रिएट इनोवेटिव लेसन, तो ये आपको करना है। आगे इंटीग्रेट स्किल एंड वैल्यू, ठीक है, ये भी काम है एक टीचर का। तो ये रहा करिकुलम डिजाइनर। दूसरा है सपोर्टर एंड काउंसलर, टीचर जो है एज ए सपोर्टर बच्चे को सपोर्ट करते हैं, हमेशा करेंगे। और दूसरा काउंसलर का काम करेंगे, मतलब बच्चे को काउंसलिंग करने का काम करना है, ठीक है। तो ये काम जो है टीचर का है, ठीक है, गाइडेंस देना है बच्चे को उसके फ्यूचर के लिए, ठीक है। आगे है यहाँ पे है एसेसर एंड फीडबैक प्रोवाइडर, बच्चे को जो है टीचर जो है एज अ फीडबैक प्रोवाइडर भी है, ठीक है। अब जैसे बच्चों से फीडबैक तो लेना ही है, पेरेंट्स से फीडबैक लेना है, एंड साथ ही साथ जो है आपको फाइनली जो है उसके हिसाब से जो है फीडबैक प्रोवाइड भी करना है, ठीक है। जैसे आपको प्रिंसिपल को हो गया या फिर पेरेंट्स को हो गया, जो भी फीडबैक है वो आपको करना देना है। तो इस तरह से जो है ये टीचर का वर्क हो जाता है ना। और ये यहाँ पे क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, आपको असेसमेंट जो है वो लगातार करना है, ठीक है, समझ में आए कि नहीं। बच्चे में लगातार इंप्रूवमेंट देखना है, कंटिन्यूअस फीडबैक भी लेना है। आगे लाइफ लॉन्ग लर्निंग, है ना, लर्निंग जो है वह लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मतलब ऑब्वियसली टीचर को भी हमेशा सीखते रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि टीचर हो गया तो आपको सीखना नहीं, हमेशा आपको नए नए चीज़ें सीखना है, कंटिन्यूस अप टू डेट रहना है। ये सारा कुछ है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर फोकस करना है। तो ये सारा कुछ जो है पार्ट हो जाता है। और नेक्स्ट है कोलेबोरेटर, है ना। कोलेबोरेटर मतलब कोलेबोरेट करना एक दूसरे को, जैसे मान लिया पेरेंट हो गया, है ना, पेरेंट्स है, या स्कूल कम्युनिटी के और भी मेंबर है, अदर टीचर हैं, प्रिंसिपल है, सब आपस में एक दूसरे को कोलेबोरेट करना, ठीक है। ये भी जो है वह टीचर का रोल हो जाता है। तो आई होप ये बात पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। आगे जो है वह डिटेल में है कि भारत की शिक्षा नीति कब कब आई। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भारत की शिक्षा नीति का विकास जो है 1968 में आया था। उस समय की ये किस पर आधारित था, कोठारी आयोग कमीशन पर आधारित था। अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर DS कोठारी, प्रधानमंत्री उस समय इंदिरा गांधी थे, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थी। मुख्य विशेषता जो है पहला एजुकेशन पॉलिसी का वह त्रिभाषा सूत्र था, 3 लैंग्वेज फार्मूला, सभी के लिए समान शिक्षा का अवसर, विज्ञान एवं अनुसंधान यानी कि साइंस एंड रिसर्च पर फोकस किया गया था। इसी प्रकार से दूसरा आया था 1986 में, तीसरा आया था 1992 में, चौथा आया था 2000 में, अगला आया था लास्ट हमारा 2020 में। इस तरह से अभी तक 4 जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में
आ चुका है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा डिटेल में है तो आप इसको अच्छा से देख लीजिएगा कौन कौन किया है। दूसरा एजुकेशन पॉलिसी राजीव गांधी के समय आया था, है ना, राष्ट्रपति जैल सिंह थे। विशेषताएं क्या थी इस एजुकेशन पॉलिसी का, तो प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब यहाँ पर है कि जो हमारा प्राइमरी स्कूल है उसकी उसके लिए जो है जो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट हो स्कूल स्कूल के लिए वो प्रोवाइड करना। ठीक है, हर जगह जो है जैसे स्कूल में ब्लैक बोर्ड प्रोवाइड करना है, जो भी मिनिमम चीज़ है, कम से कम 2 रूम हो, ठीक है, ब्लैक बोर्ड हो, या जो मिनिमम रिक्वायरमेंट हो पढ़ाने के लिए बच्चों को वो रिक्वायर्ड हो, उस पर फोकस किया गया। अच्छा, महिलाओं पर एजुकेशन, महिलाओं के एजुकेशन और SC ST का एजुकेशन पर भी विशेष फोकस किया गया था। आगे है तीसरा एजुकेशन पॉलिसी 1992 में था। ये किस पर डिपेंड ये था, मतलब किस के आधार पर बना था ये, तो ये था चूँकि बैटरी भी देखिए मेरा लो हो चुका है, तो ये सारा चीज़ को एक बार अच्छा से आप देख लीजिएगा प्लीज़। बाकी 2020 का हम लोग डिटेल में देख ही लिए। बाकी ये देखिए डिटेल में हमने आप सारी चीज़ को प्रोवाइड करा दिया गया है, इसको आप अच्छे से देखेंगे। और बाकी देखते हैं अगले वीडियो में जो भी होगा इस रिलेटेड क्वेश्चन MCQ वगैरह हम करा देंगे। और एट द लास्ट हम यही कहेंगे कि आप सभी का सपोर्ट इसमें चाहिए, जितना जितना वीडियो को शेयर करिए, है ना। और जो स्टूडेंट नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नागपुरी सादानी _123 जो कि आपको थंबनेल पर भी दिख रहा होगा, वहाँ पर जो है आप जुड़िए, वहाँ पर से आपको PDF टाइम टू टाइम और वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।